नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने निबंध, ठीक है, के विषय में बहुत अच्छे से चर्चा किया और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सीरीज को, निबंध वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से सीधे नौकरी में प्रश्न आने वाले हैं। अब ध्यान देंगे, हम लोग अपनी शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो आज हम लोग श्रीकांत वर्मा की पंक्ति है, जो नेट जून 2019 की परीक्षा में पूछी गई कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। ध्यान से सुनेंगे, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। ये किसकी पंक्ति है? श्रीकांत वर्मा की है। नेट जून 2019 की परीक्षा में आ चुकी है, तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक के विषय में क्या क्या बताया। तो नाटक देखिए, नाटक के विषय में उन्होंने लिखा सीधा पहली बात की नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है, इसलिए यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। मित्रों, बच्चन सिंह ने नाटक को क्या कहा? दृश्य और श्रव्य काव्य, जिसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नाटक दृश्य काव्य है। मतलब क्या? जिसे हम केवल देखते हैं, ठीक है। अब कभी हमसे पूछ ले, ठीक है, परीक्षा में कि नाटक को दृश्य और श्रव्य काव्य माना है, ठीक है, तो बच्चन सिंह ने। लेकिन हमसे केवल पूछ ले कि नाटक को दृश्य काव्य किसने माना, तो आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए आगे क्या बता, कह रहे हैं इसीलिए यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। मित्रों, जिसे हम लोग देखते और सुनते हैं, लोक चेतना का अर्थ क्या है? ठीक है, लोक चेतना का अर्थ ये हुआ कि अपने समय की जो वास्तविकता को समाज के सामने रखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जब लोक चेतना हम अपने समय की वास्तविकता को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नाटक का जो है लोक चेतना से घनिष्ठ संबंध होगा। अब देखिए, जिस प्रथम प्रकरण का उल्लेख नाट्य शास्त्र में आता है, उसके लेखन और अभिनय का मूल प्रेरक है लोक चेतना, ठीक है। और इसकी चर्चा कौन करते हैं? भरत मुनि भी करते हैं अपने प्रथम प्रकरण में, ठीक है। और उसका मूल प्रेरक क्या है? लोक चेतना, ठीक है। वही अपने समय की तत्कालीन वास्तविकता को समाज के सामने रखना, ठीक। अब देखिए, भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने इस चेतना के प्रसार के लिए नाटक को अत्यंत उपयोगी माध्यम समझा। इसलिए स्वाभाविक था कि नाटकों में उस युग की अनेक समस्याओं को अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। मित्रों ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो भारतेंदु जी थे, और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी जो है इसी लोक चेतना को आधार बनाया, ठीक है। और इसीलिए जो है आप देखेंगे, जो उनके नाटक है, चाहे वो अंधेर नगरी हो, भारत दुर्दशा हो, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें जो है तत्कालीन जो समस्याएं हैं, उस समय की जो वास्तविकता है, कि जैसे भ्रष्ट प्रशासन का वर्णन अंधेर नगरी में किया, ठीक है। तो उन्हीं कुछ समस्याओं को उन्होंने क्या किया? अभिव्यक्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे बड़ी शानदार बात कर रहे हैं। अब ये नाटक और निबंध की जो है तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं पर निबंध साहित्य से नाट्य साहित्य की स्थिति भिन्न थी। मतलब निबंध को अलग बता रहे हैं और नाट्य साहित्य को अलग बता रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं कि हिंदी निबंधों के पूर्व हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी, अतः उसका विकास सर्वथा स्वतंत्र रूप से हुआ। मतलब देखिए, यहाँ बच्चन सिंह यह कह रहे हैं कि जो निबंध था ना, ऐसा नहीं था कि पहले भी कोई निबंध की परंपरा थी। लेकिन जो आप नाटक देखेंगे, जैसे राजशेखर कपूर मंजरी, ठीक है, और कृष्ण मिश्र का प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत में, ठीक है। तो क्या एक परंपरा थी नाटक की, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं सुने होंगे कि इसके अनुकरण पे ये निबंध लिखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन इस देश में नाटक की अति दीर्घ परंपरा के रहते हुए हिंदी नाटक का उससे कुछ ग्रहण न करना असंभव था। मित्रों, जब आपके यहाँ कोई चीज हो, जैसे आपके यहाँ पहले से नाटक अवेलेबल है, ठीक है, उपलब्ध है आपके यहाँ, तो जाहिर सी बात है जब आप अपना अपना खुद नाटक लिखेंगे, तो थोड़ी बहुत तो कॉपी करेंगे, वहां से कुछ चीजें तो आप ग्रहण करेंगे। जैसे भारती जी ने, ठीक है, देखिए खुद जो है अनूदित नाटक लिखे, ठीक है। उन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद किया, मतलब अनुदित किया, ठीक है। और किसका? विद्या सुंदर का किया। तो ये सारी बातें इससे समझिए, कह रहे हैं इसलिए इस रचना प्रकार में समन्वय और अंतर विरोध दोनों ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। ध्यान दीजिए, और यही कारण है जो नाटक है ना, उसमें जो है समन्वय और क्या, अंतर विरोध दोनों ही अधिक दिखाई देते हैं। अब देखिए आगे, आगे शानदार, एकदम बहुत शानदार क्लास होगा ये। कह रहे हैं हिंदी नाटकों को
संस्कृत नाटक की जो हास्योन्मुखी परंपरा विरासत में मिली उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता और भवभूत में जिस हास्योन्मुखता के बीज मिलते हैं उनका विकास सन ईसा की 10वीं शताब्दी के पश्चात लिखे गए संस्कृत नाटकों में साफ परिलक्षित होता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए बात यहाँ क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए जैसे जो संस्कृत नाटक है वहां पे क्या था, हास्योन्मुखी परंपरा थी। ठीक है, तो वो विरासत में मिली हिंदी नाटक को। ठीक है, हिंदी नाटकों को मिली, लेकिन कह रहा है बच्चन सिंह की टिप्पणी है कि भाई इसे स्वस्थ ना मानिए, जो हास्योन्मुख परंपरा संस्कृत नाटकों से मिली उसको आप ये मत समझिए कि ये नाटक हिंदी नाटक के लिए स्वस्थ है, नहीं। ठीक है, उसे थोड़ा सा हानिकारक बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए क्या कर रहे हैं, भवभूत में जिस हास्योन्मुखता के बीज मिलते हैं उनका विकास सन ईसा की 10वीं शताब्दी के पश्चात लिखे गए संस्कृत नाटकों में साफ परिलक्षित होता है। ठीक है, और जो भवभूत में हास्योन्मुखता के बीज मिले हैं, ठीक है, उनका भी विकास जब 10वीं शताब्दी के पश्चात जो संस्कृत नाटक लिखे गए उनमें भवभूत के कुछ तत्व आ जाते हैं। ठीक है, नाटकों के। अब देखिए अभी जो आगे आने वाला है ना वहां से मैं आपको इतने प्रश्न दिखाने वाला हूँ। देखिए कह रहे हैं इस समय के अधिकांश नाटक शास्त्रीय अनुबंधनों से विजड़ित पूर्व नाट्य कृतियों के विकृत अनुकृति मात्र है। मित्रों क्या कह रहे हैं, देखिए कुछ नहीं कह रहे हैं, ये ना कि जैसे जो इस समय के अधिकांश अधिकांश नाटक थे, मतलब किस भारतीय युग के, ठीक है, उन्होंने बताया कि वो क्या थे, जो नाट्य कृतियां थी ना उन्हीं के अनुकृति मात्र थे। जैसे मान लीजिए, जैसे मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा, किसने, भारतीय जी ने। ठीक है, तो वो संस्कृत के मुद्रा राक्षस का क्या था, अनुवाद था। ठीक, जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं कि उनके अमृत नाटकों में भारतीय जी के कि उनका जो है दुर्लभ बंधु शेक्सपियर से अन्वित था। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जो नाटक थे ना संस्कृत से, वही जो है हिंदी में अनुदित करके उन्हीं के अनुकरण पे नाटक लिखे गए। ठीक, कह रहे हैं मुरारी, राजशेखर, जयदेव, और सेमिस्टर की नाट्य रचनाएं इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मुरारी हैं, जो राजशेखर हैं, जो जयदेव हैं, जो सेमिस्टर हैं, उनकी जो नाट्य रचना है क्या है, इसी श्रेणी में आती है। वो सब किससे कॉपी है, भवभूत से कॉपी है। ठीक है, अब फिर इन लोगों से कॉपी कर रहे हैं हिंदी वाले। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं मुरारी के अनर्घ, ठीक है, राघव की कविता भी अत्यंत साधारण कोटि की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मुरारी के जो है अनर्घ रागों की कविता को कह रहे हैं कि ये साधारण कोटि की है। फिर कह रहे हैं राजेश्वर का बाल रामायण कथानक के अनगढ़पन तथा अनुपात के अनुचित के कारण काफी कुख्यात हो चुका है। ठीक है, जो राजेश्वर के बाल रामायण के बारे में विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि जो है अनगढ़पन और अनुपात के अनुचित के कारण क्या है, ये कुख्यात हो गया। अब देखिए जयदेव का प्रश्न राघव काव्यो जीवी क्रियान्वितहीन तथा शिथिल है। अब देखिए हम लोग का प्रश्न आ गया नौकरी वाला। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ ना आपको नौकरी दिला सकता है। देखिए कैसे, कह रहा है कि संस्कृत की इसी क्षयशील परंपरा में प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक, ठीक है, अभी संस्कृत की बात चल रही है, अभी धीरे धीरे ले जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा, हिंदी में। ठीक है, अब देखिए सॉरी बच्चन सिंह कहा ले जाएंगे, हिंदी में। अब देखिए कह रहा है कि संस्कृत की इसी क्षयशील परंपरा, ठीक है, प्राणचंद्र चौहान का नाटक रामायण महानाटक, ठीक है, जिसका संपादन इन्होंने 1600 कब किया, 1667 में किया। मित्रों यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि प्राण रामायण महानाटक किसकी रचना, एलटी 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। अब देखिए बनारसी दास का समय सार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए बनारसी दास का समय सार 1693 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए बनारस में क्या हम लोग समय ही तो देते हैं, बनारस गए घूमने तो समय ही देंगे। ठीक है, इतना मजा आता है वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो घूमा हूँ बनारस, इतना मजा आता है कि आप वहां समय ही समय देंगे। ठीक है, तो ऐसे में आज कैसे बनारसी दास का समय सार,
अब देखिए रघुराज नागर का सभासार संपादन कब किया? 1757 में किया। मित्रों इसको कैसे याद करें? देखिए रघुराज नागर, ठीक है। मान लीजिए राम जी का नगर है तो वहां सभा ही तो लगेगी, वहां सभा ही तो लगेगी। तो सभासार किसका हो गया? रघुराज नागर का हो गया। बनारसी दास का क्या हो गया? समय सार हो गया। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना तो ये सारी बातें लिखते चलिएगा, ठीक है। प्राणचंद चौहान का क्या है? रामायण महानाटक है, ठीक। अब देखिए लक्ष्मीराम का करुणाभरण है जिसका संपादन इन्होंने किया 1772 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीराम का क्या है? करुणाभरण है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मीराम का करुणाभरण, जैसे अब मान लीजिए हम लोग करुणा में है, ठीक है, हम रो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग के जो आंसू है लच्छे के रूप में निकल रहे हैं, ऐसे ध्यान कर सकते हैं। जो हम लोग के आंसू है वो लच्छे के रूप में निकल रहे हैं, तो लक्ष्मीराम का करुणाभरण है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे हम लोगों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्रज भाषा के इनके छंदोबद्ध ग्रंथों को नाटक की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चन सिंह गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रज भाषा की जो है ये छंदोबद्ध ग्रंथ, इनको आप नाटक कैसे कह सकते हैं, ठीक है। और हम इनको नाटक की श्रेणी में रखेंगे भी नहीं। ना तो काव्य की दृष्टि से इनका कोई मूल्य है, ना नाटक की दृष्टि से, ठीक है। ना तो काव्य के मूल्य से कोई दृष्टि, ठीक है, ना तो काव्य की दृष्टि से कोई मूल्य है, ना ही नाटक की दृष्टि से, ठीक है। जो नाटक के तत्व होते हैं वह भी जो है पूर्ण नहीं कर रहे। जैसे नाटक के तत्व क्या है? जैसे कथा वस्तु, नायक और पात्र, रस, अभिनय, चार नाटक के तत्व हैं। और भरत मुनि भी ने चार नाटक के तत्व बताए, संवाद, गान, नाट्य रस, ठीक। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनेक त्रुटियों के बावजूद भी रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का, ठीक है, जिन्होंने संपादन कब किया? जिनका जन्म हुआ संवत 1846 में, कि आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जा सकता है। मित्रों मित्रों ये आ गया ना। अब ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें आप गलत चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं। आप जो है ये जान गए कि जो राजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन है, जिसकी रचना इन्होंने 1700 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1700 ईस्वी में। ये क्या है? ये हिंदी का क्या है? पहला नाटक है। ध्यान दीजिएगा हिंदी का पहला मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। हाँ, अगर हमसे यह पूछ लेना कि हिंदी का पहला अनुदित नाटक पूछ ले तो जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय है। इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद का नहुष, जिसका सन बता रहे हैं कितना? 1841, ठीक है। और देखिए इस नहुस का सन, ठीक है, आदरणीय रामचंद्र तिवारी 1800 कितना बताते हैं? 57 बताते हैं। तो देखिए ये जो है अब साहित्य में प्रमाणिक पुस्तकों में भी देखिए मतभेद है, ठीक है। और ये नहुस जो परीक्षा में, ठीक है, कितनी बार पूछा गया, मैं आपको बता दूं कि नहुस को एक बार टीजीटी 2004 में पूछे, एक बार टीजीटी 2009 में पूछे, ठीक। कह रहे हैं कि नहुस भी आनंद रघुनंदन की भांति ब्रज भाषा में ही लिखा गया, ठीक है। अब दो बातें स्पष्ट हो गई कि आनंद रघुनंदन की हमसे भाषा पूछ ले तो ब्रज है, ठीक है, हमसे नहुस की भाषा पूछ ले तो ब्रज है, ठीक है। हमसे यह पूछ ले कि बताइए बताइए हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जा सकता है, तो आनंद रघुनंदन है, ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात फाल्केन ने ही किया है। ये हमारे लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य है। देखिए हमसे पूछ ले खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात किसने किया, ठीक है। थोड़ा देर तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे बाप रे अब क्या लगाएं, ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाएंगे, ठीक। अब देखिए बंगला नाटक रंगमंचीय दृष्टि से लिखे जा रहे थे, ठीक है। हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच का सामना करना था, उसके सामने अलग समस्या थी। देखिए जो बंगला नाटक थे वो रंगमंच की दृष्टि से लिखे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हिंदी नाटक थे, देखिए आप पारसी नाटकों के विषय में सुने होंगे कि वहां पे जो है नाटक, अब उनको जो है क्या पारसी नाटक का सामना कर रहा है कौन? हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी नाटक। अब देखिए कह रहे हैं लोक नाटकों की साहित्यिक नाटकों से बाद रायण संबंध स्थापित करना और दलील देना कि रास लीला, रामलीला, स्वांग, नौटंकी आदि हिंदी नाटकों के पूर्व रूप हैं, अपने आप में रोचक होते हुए भी तर्क संगत नहीं है। मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात। यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह ये बता रहे हैं ना कि जैसे आप लोग नाटक को
साहित्य नाटकों से क्या है संबंध स्थापित कर देते हैं, ठीक है, और दलील देते हैं कि भाई साहब ये रास लीला है, राम लीला है, स्वांग है, नौटंकी है, ठीक है, और हिंदी नाटकों के पूर्ण रूप है, ठीक है। ये चीजें रोचक हो सकती हैं लेकिन तर्क संगत नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे देखिए बहुत शानदार कह रहे हैं, बंगला के गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, जिनका जन्म 1844 और मृत्यु 1911, ठीक है, ने यात्रा की कतिपय विशेषताओं को अपने नाटकों में ग्रहण किया, किंतु इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि बंगला नाटक यात्रा की परिष्कृत रूप है, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि जो बंगला नाटककार थे गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने क्या किया, अपने जो नाटकों में थे, ठीक है, उन्होंने यात्रा की कृत्य विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। लेकिन बच्चन सिंह कह रहे हैं भाई साहब आप ये नहीं कहेंगे कि अब नाटक का विकास यात्रा का परिष्कृत रूप है, ठीक है, कि नाटक जो है यात्रा से निकला है बंगला नाटक, ठीक, ये बातें गलत है। अब जैसे हमसे ये पूछ लेना मित्रों, कठिन करना होगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न आए नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि किसने, ठीक है, किसने जो है यात्रा की कतिपय विशेषताओं को अपने नाटकों में ग्रहण किया है, ठीक है, और गिरीश चंद्र घोष दे दे, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दे दे, ठीक है, तो समस्या हो सकती है, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं संस्कृत नाटकों की इतनी लंबी नाट्य परंपरा की उपेक्षा करते हुए लोक नाटकों से संबंध अपना इस संबंध स्थापन संभव भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारतेंदु ने नाट्य सर्जना के लिए संस्कृत नाटकों के साथ पाश्चात्य नाट्य तंत्र को भी अपनाया, ठीक है, सही, एकदम सही है। क्यों, देखिए जैसे हम देखते हैं कि कर्पूर मंजरी हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, तो इन सब में हम लोग क्या देखें, पाखंड विडंबन हो गया जो प्रभु चंद्रोदय से, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने जो है संस्कृत के भी विद्वानों के जो है अनुकरण किया। फिर जब हम देखते हैं दुर्लभ बंधु विलियम शेक्सपियर के, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया, ठीक, तो अनुवाद मतलब नाटक, अनुदित नाटक था ये। तो हमें स्पष्ट हो गई कि संस्कृत नाटक के साथ साथ पाश्चात्य तंत्र को भी कौन अपना रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना रहे हैं। देखिए कह रहे हैं इस समय की मांग के अनुरूप नाटकों के प्राचीन ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जैसे जो इस समय का मांग था, ठीक है, उसमें नाटक के जो प्राचीन ढांचे से ढांचा था वो परिवर्तन करना आवश्यक था। जैसे आज आज नाटक दूसरे तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ सामाजिक परिवेश दूसरा होगा, ठीक है। उस समय इस तरह से जो है प्राचीन नाटक जो संस्कृत नाटक थे उनसे आधार तो ग्रहण किया गया लेकिन थोड़े अलग ढंग से लिखे गए। अब देखिए भारतेंदु ने अपने नाटक निबंध में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नाटक इनका किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तत्व। अब ये नहीं नाटक नाटक विधा की रचना, नहीं, नाटक निबंध विधा की रचना है, ठीक। अब देखिए अब हमारे मन में ये आना चाहिए कि जो है नाटक निबंध किसका है, तो हमेशा ध्यान दीजिए नाटक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब देखिए उसमें इन्होंने लिखा क्या, ठीक है। अब देखिए बच्चन सिंह जो है नाटक में निबंध, ठीक है, नाटक नामक निबंध की चर्चा और उसका एक पैराग्राफ रख रहे हैं क्या, किंतु वर्तमान समय में इस समय के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंबन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता। नाटक आदि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं, ठीक है। क्योंकि जो सब प्राचीन रीति या पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों को की मत पोषिका होती है वह सब अवश्य ग्रहण होगी। देखिए यहाँ बच्चन सिंह क्या बता रहे हैं, बच ठीक है, बच्चन सिंह ये उल्लेख कर रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक नामक निबंध में लिखा कि जो प्राचीन समस्त रीति है उसका हम परित्याग नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी बातें कौन लिख रहा है, बच्चन सिंह लिख रहे हैं। अब देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होगा इसमें, हमसे जैसे इतना पूछ ले, नेट में हायर में पूछ ले, इतनी पंक्तियां दे दे और कह दे कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना से ली गई है, ठीक है, या फिर पूछ ले कि ये कथन किसका है, ये सारी बातें किसने लिखी हैं, ठीक है, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं स्पष्ट है कि भारतेंदु ने ना तो पूर्ण रूप से प्राचीन नाट्य परंपरा को अपनाया और ना ही पाश्चात्य नाट्य रीति को, ठीक है। इन सब बातों से क्या स्पष्ट हो रहा है, जब वो कहते हैं कि भाई साहब मैं प्राचीन चीज का एकदम नहीं कर सकता, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे आधुनिक लोग के जो है मत पोषिका को तो अपनाना ही होगा। तो इन सब बातों से ये चीजें स्पष्ट हो जाती है ना कि भैया मैं पूरी तरह से ना ही तो प्राचीन हो सकता हूँ, ना पूरी
पूरा तरह से जो है आधुनिक हो सकता हूँ, ना पाश्चात्य हो सकता हूँ, बल्कि उसके बीच का रास्ता अपनाऊंगा। अब वही कह रहा हूँ, उन्होंने दोनों का समन्वय किया, मतलब प्राचीन का भी पाश्चात्य का भी बीच में अपना रास्ता लेके चलना है। क्षमा चाहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पष्ट है कि भारतीय ने ना तो पूर्ण रूप से प्राचीन नाट्य परंपरा रूप को अपनाया, ना ही पाश्चात्य नाट्य रीति को अपनाया। ठीक, उन्होंने दोनों का समन्वय किया। अपनी जगन्नाथपुरी की यात्रा में वे बंगला के नए नाटकों से परिचित हुए। अब देखिए, अब जैसे हमसे यही पूछ ले कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र बंगला के नए नाटकों से किस यात्रा में परिचित हुए, ठीक है, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा। हम हमसे देखिए एक प्रश्न और यात्राविद का मिल गया, क्या कि जगन्नाथपुर की यात्रा किसका यात्रा साहित्य है, तो भारतेंद्र जी का है। ठीक है, अब हम लोग एक नई बात याद कर लेंगे कि बंगला के नाटकों से परिचित इसी जगन्नाथपुर की यात्रा में निकले तो बंगला के नाटकों से परिचित हो गए। उनसे प्रेरणा लेकर वे नाटक लिखने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, अब जब आप देखते हैं कि जब शुरुआत में जब उन नाटक लिखते हैं वृद्धा सुंदर, ठीक है, तो क्या है, बंगला संस्करण का ही तो अनुवाद था ये। अब देखिए कह रहे हैं कि भारतेन ने नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका सन दे रहा है कितना, 1867, लेकिन रामचंद्र तिवारी में कितना है, 1868। ठीक है, तो गद्य विधा के लिए हमारे रामचंद्र तिवारी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो हम लोग 1868 याद करें। ठीक, नाटक से अनुवाद से होती है। अब देखिए हमसे पूछ ले कि भारतेंदु का प्रथम नाटक पूछ ले, अनुदित नाटक पूछ ले, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे विद्या सुंदर। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रेम विवाह की समस्या का वर्णन है, प्रेम विवाह की समस्या का वर्णन है। ठीक, हमसे यदि पूछ ले कि भाई साहब ये, जैसे ये प्रश्न बना है कि विद्या सुंदर जो है किससे अनुदित है, तो बंगला से अनुदित है। ठीक है, बंगला का एक नाटक था चौर पंचासी का, उसी से अनुदित है। बंगला संस्करण से, और चौर पंचासी का तो संस्कृत में था, लेकिन संस्कृत से आया बंगला में, बंगला से फिर जो है विद्या सुंदर नाम से आदरणीय भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है अनुदित किया। अब देखिए रत्नावली, ठीक है, 1868 में, ये किसका ग्रंथ है, रत्नावली, हर्ष। हर्ष हर्ष का ग्रंथ था रत्नावली, प्रियदर्शिका नागानंद। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, अब इसी का एक नायक था वत्सराज। वत्सराज जो कैसा नायक माना जाता है, वत्सराज, क्या धीर ललित, धीर प्रशांत, तो भैया धीर प्रशांत माना जाता है। क्या धीर प्रशांत, यह भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखिए पाखंड विडंबन, ये किससे लिखा गया, ये तो कृष्ण मिश्र का प्रभु चंद्रोदय था उसका अनुदित है। धनंजय विजय, ठीक है, यह भी संस्कृत से अनुदित है। अब देखिए मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, संस्कृत में विशाख दत्त का है। ठीक है, अब हम लोग संस्कृत साहित्य भी रिवीजन कर रहे हैं, देखिए विशाख दत्त का है। ठीक है, अच्छा पीजीटी 2013 में प्रश्न बना कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है। ठीक है, देखिए पीजीटी 2013 में एक प्रश्न बना कि मुद्रा राक्षस का नायक कौन है, तो चाणक्य है। अब देखिए दुर्लभ बंधु किससे अनुदित है, 1880 में था दुर्लभ बंधु। ठीक है, ये किससे अनुदित था, मर्चेंट ऑफ वेनिस से, शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस से। आइए अब हम लोग सन जान लेते हैं। देखिए विद्या सुंदर 1868 हो गया। अब मिटा के हम लोग सन देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। कभी मान लीजिए काल क्रमानुसार आ गया लगाने को, तो क्या किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए विद्या सुंदर 1868, रामचंद्र तिवारी मानते हैं तो आप भी मान लीजिए। ठीक, हालांकि यहाँ 1867 लिख रहे हैं। रत्नावली 1868 यह भी था। पाखंड विडंबन 1872 में था। ठीक है, धनंजय विजय, देखिए क्रम से ही दिए हैं, दिया है इन्होंने। धनंजय विजय तो 1873 में था। मुद्रा राक्षस, ठीक है, अब यहाँ क्रम थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। मुद्रा राक्षस कब था, 1878 में था। दुर्लभ बंधु सबसे लास्ट में ही अनुदित नाटक था 1880 में। ठीक है, 1880 में। अब देखिए हमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि चाणक्य का जो नायक है वो कौन है। ठीक है, सॉरी, मुद्रा राक्षस का नायक कौन है, मुद्रा चाणक्य है। यह परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एक बार परीक्षा में आ चुका है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि कर्पूर मंजरी भी अनुदित है। मतलब ये सारी बातें कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की बच्चन सिंह की रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, ये सब अनुदित है। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित है। अब कहीं कहीं देखिए संस्कृत मिलता है कि संस्कृत से अनुदित है, लेकिन देखिए यहाँ बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित है। और
दुर्लभ बंधु अंग्रेजी से, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। 1880 में था ये। कर्पूर मंजरी कब था? 1875 में था। अब देखिए हमसे कहा है कि अन्य नाटक संस्कृत से अनुदित किए गए। सत्य हरिश्चंद्र पर बांग्ला नाटक की छाया है, इसे अर्ध अनुदित कहा जा सकता है। ध्यान दीजिए, बच्चन सिंह क्या है? बच्चन सिंह सत्य हरिश्चंद्र को कह रहे हैं कि बांग्ला नाटक की छाया है। ठीक है, स्पष्ट है कि बांग्ला नाटक की छाया किस पे? सत्य हरिश्चंद्र पे है। अब उसी में दे दे कि क्या नाम है, विद्या सुंदर, तो सब लोग विद्या सुंदर मारेंगे क्योंकि बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। नहीं, ध्यान दीजिए, अगर हमसे यह प्रश्न पूछे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की किस नाटक पे बांग्ला नाटक की छाया है, तो हमें सत्य हरिश्चंद्र में लगाना है, क्योंकि इतिहासकार ने सत्य हरिश्चंद्र को कहा है कि बांग्ला नाटक की छाया है और इसे अर्धांगित बताया। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अनुदित बताते हैं। किसको? सत्य हरिश्चंद्र को। ठीक है, जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ते हैं तो उन्होंने अनुवाद और क्या नाम है, मौलिक नाटकों की चर्चा की है। ऐसे दो श्रेणी बांटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सत्य हरिश्चंद्र है, उसमें जो है इन्होंने क्या किया, उसको जो है रामचंद्र शुक्ल अनुदित मानते हैं। ठीक, और बच्चन सिंह क्या मान रहे हैं? अर्धांगित मान रहे हैं। और सुनिए, सत्य हरिश्चंद्र में ही इन्होंने गंगा, ठीक है, गंगा का वर्णन किया है। ठीक है, गंगा का वर्णन किसमें किया? अभी प्रश्न बना हुआ है कि गंगा का वर्णन किसमें किया, तो सत्य हरिश्चंद्र में। ठीक, और एक यमुना का वर्णन भी है। तो श्री चंद्रावली में यमुना का है। जैसे हम सत्य की बात खाते हैं, ठीक है, सत्य मान लीजिए उनको कोई कहे भाई सत्य होगी तुम नहीं, तो कुछ लोग जैसे गंगा जी की लगे कसम खाने, हालांकि सच चीजें गलत है। तो क्या है, सत्य के लिए हम लोग हमेशा गंगा जी को पुकारते हैं। ठीक, अब देखिए हमसे ये कह रहे हैं कि भारतेंदु ने अनुवाद करने के लिए जिन नाटकों का चुनाव किया वह सुउद्देश्य है। ठीक है, जो अनुवाद किया उन्होंने, जिन नाटक का चुनाव किया वो क्या है? किसी उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य से लिखे गए। ठीक है, अब देखिए रत्नावली के संबंध में निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह उन्हीं का अनुवाद है। ठीक है, अब देखिए एक व्यंकर है कि भाई साहब रत्नावली जो अनुवाद है ना, उसके विषय में थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई ये बात संदिग्ध मुझे लग रही है। ठीक है, कि भाई हर्ष की रत्नावली जो है, ये बात थोड़ी मुझे संदिग्ध लग रही है कि इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। उसके बाद देखिए आगे क्या बताया, कह रहे हैं यदि इसे उन्हीं का मान ले तो कहना होगा कि प्रकृति से ही सहृदय और रसिक होने के कारण उदयन की प्रेम कहानी में रस लेना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं था। अगर आप मान ले, ठीक है भाई, ये उन्हीं का है, ठीक है, तो आपको ये चीजें कहना होगा कि भाई वो उदयन की प्रेम कहानी में भी क्या है, रस ले रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें अस्वाभाविक नहीं है। अब देखिए, अपने व्यक्तिगत सामंती संस्कारों के कारण इस दरबारी नाटक कोर्ट प्ले में रुचि लेना भी उनके लिए असंगत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब जैसे वो क्या है सामंती संस्कार थे उनके अंदर। ठीक है, तो ये हम कहें कि भाई वो दरबारी नाटक में रुचि ले रहे हैं, तो ये बातें भी असंगत नहीं है। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि बाद में इसे उपयोगी न समझकर कदाचित उन्होंने इसे पूरा न किया हो। कह रहे हैं कि बाद में हो सकता है उनको लगा कि भाई ये उपयोगी नहीं है, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक श्रेष्ठ नाटक है। अब देखिए इसका सन बताना 1878, एकदम सही। ठीक है, 1878, जो शास्त्रीय प्रतिबंधों को अतिक्रमित करता है। इसका कथ्य तथा शिल्प दोनों नए युग के अनुकूल तथा आधुनिकता के मेल में है। ठीक है, अब देखिए जो मुद्रा राक्षस है उसका सन जान लीजिए 1878 में। ठीक है, संस्कृत का एक श्रेष्ठ नाटक है और क्या है, शास्त्रीय प्रतिबंधों को अतिक्रमित कर जाता है ये। ठीक, और जो अगर हम देखिए इसका कथ्य और शिल्प, ठीक है, तो दोनों जो है नए युग के अनुकूल तथा आधुनिकता के मेल में है। ठीक, अब देखिए नवागत युग के लिए भारतीय ने इसका अनुवाद श्रेयस्कर समझा। ठीक है, जो नया युग आने वाला है, जो नए लोग आने वाले हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, कहीं ये सोचे कि भाई ये जब चीजें जो है आधुनिकता के मेल में है, ठीक है, ये नाटक मुद्रा राक्षस, लाओ इसको अनुवाद कर देता हूँ जिससे लोगों को फायदा मिले। ठीक, इस नाटक के उपसंहार में जिन गीतों का निर्देश किया गया वे राष्ट्रीय चेतना के द्योतक हैं। ठीक है, अब जैसे पूछ ले हमसे कि भारतीय ने अपने किस अनुदित नाटक में
राष्ट्रीय चेतना के द्योतक गीतों का निर्देश किया। ठीक है मित्रों, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस हो जाएगा। ठीक। अब देखिए मुद्रा राक्षस के विषय में इतनी बात यदि कर रहे हैं बच्चन सिंह, तो ये जान लीजिए कि मुद्रा राक्षस हम लोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए ठीक है, आज हम लोग इतना ये पूरा पैराग्राफ खत्म करेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बंगला नाटक विद्या सुंदर के छाया अनुवाद का मुख्य कारण है उसमें उठाई गई प्रेम विवाह की समस्या। अब देखिए पूछ ले हमसे कि भारतेंद्र जी के किस नाटक में प्रेम विवाह की समस्या को उठाया गया, तो विद्या सुंदर। विद्या सुंदर कब था? 1868 था। ठीक है। यह भारतेंद्र का प्रथम अंकित नाटक है। ठीक है। अब देखिए अंत में नायक का इसे बुरा कर्म बताना, तथा नायिका का इसे अपराध कहना तत्कालीन सामाजिक बंधनों का परिणाम है। ठीक है। क्या होता है इसमें? अंत में जो क्या करते हैं विद्या सुंदर के अंत में जो है भारतीय नरेशन क्या है, नायक के बुरे कर्म को बताते हैं और नायिका इसे अपराध कहती है। तो ये देखिए ये चीजें आज भी है ना, वो आरोप लगाती हैं स्त्री पुरुष, नहीं आपने गलत किया, वो कहें नहीं आपने गलत किया, तो वो सारी चीजें। सत्य हरिश्चंद्र की सृजन प्रेरणा को किसी न किसी बाह्य सामाजिक स्रोत में ढूंढ निकालने का दावा करना दूर की कौड़ी लाना है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो सत्य हरिश्चंद्र है उसकी सृजन प्रेरणा पर किसी न किसी बाह्य सामाजिक स्रोत में ढूंढ निकालने का दावा करना क्या है? दूर की कौड़ी लाना है। ठीक। कह रहा है इसे छाया अनुवाद माना जाए या मौलिक कृति। ठीक है। मतलब देखिए आज अमृत कह रहा है अब ये छायावाद है कि मौलिक है, यह भी विवाद कोई विशेष महत्व तो नहीं रखता। सच तो यह है कि जहां भारतीन ने अपने समाज की अनेक त्रुटियों को नाटक के माध्यम से हमारे सम्मुख रखा है, वहां वे उच्चतर मानवीय आदर्शों को भी सामने ले आए। ठीक। यह सत्य त्याग बलिदान के उच्चतर आदर्शों से अनुप्राणित है। इसके अतिरिक्त कर्पूर मंजरी तथा प्रभु चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद पाखंडम विडम्बन शीर्षक से किया गया। अब देखिए एक बात और स्पष्ट हो गई कि जो इनका प्रबोध चंद्रोदय था, ठीक है, पाखंड विडंबन था, वो क्या था? प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड का दृश्य था, उसी से जो है इन्होंने अनुवाद किया, ये बातें कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पाखंड विडंबन में मदिरा सेवा पर प्रकारांतर से व्यंग किया गया। अब हमसे पूछ ले कि भारतीय नरेशन का कौन सा नाटक है जिसमें मदिरा सेवन सेवन पर व्यंग किया गया है? ठीक है, तो पाखंड विडंबन। धनंजय विजय का कथानक तो पुराना ही है, पर भारत वाक्य में भारतीन ने जो परिवर्तन किया है वह उनकी आधुनिकता का परिचायक है। ठीक है। कह रहे हैं कि धनंजय विजय जो कथानक है लेकिन पुराना है, लेकिन क्या है जब भारत वाक्य में भारतेंद्र जब अंदित करते हैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं और ये बातें स्पष्ट होती है कि ये आधुनिक युग का क्या है, आधुनिकता का परिचायक है। कह रहे हैं इसमें राजा को मदहीन होने तथा कर में छूट करने की कामना व्यक्त हुई है। ठीक है। अब हमसे पूछ ले किस नाटक में राजा को मदहीन होने तथा कर में छूट करने की कामना व्यक्त हुई है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा धनंजय विजय। कह रहे हैं शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के दुर्लभ बंधु अनुवाद के मूल में उक्त नाटक की श्रेष्ठता के प्रति उनका आकर्षण नहीं है जितना उसे प्रतिपादित नीतिमत्ता के प्रति। ठीक है। अब देखिए हमसे प्रश्न बन सकता है कि शेक्सपियर के किस नाटक से इन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से, ठीक है, नाटक लिखा? ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया और दुर्लभ बंधु। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो उस नाटक की श्रेष्ठता है उसके प्रति उनका आकर्षण नहीं है, बल्कि क्या, जो उसमें नीति बताई गई है, ठीक है, नीतिमत्ता है, उसके प्रति इनका आकर्षण है। ठीक है। देखिए आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की बातों को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने इस वीडियो लेक्चर को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव।